तो हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के बजट की कि मोदी सरकार के बजट में आपको क्या मिला। इसी पर बात करने के लिए जाने माने फाइनेंशियल मामलों के एक्सपर्ट, पूर्व रेवेन्यू सेक्रेटरी और साथ ही साथ 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपने बड़े विस्तार से इस बजट के बारे में लिखा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अगले वित्त वर्ष का जो बजट पेश किया है उसे आप लोकप्रिय कहेंगे या लोक लुभावन, पॉपुलिस्ट? ठीक है, मेरे जानते ये दोनों है। ये लोकप्रिय भी है लेकिन पॉपुलिस्ट नहीं है, क्योंकि जो मुख्य इस बजट का जो इसका लक्ष्य है कि भारत की जीडीपी की ग्रोथ 8% होना चाहिए, और इस जीडीपी ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्री ने जो 5 मुद्दों के ऊपर अपने बजट में बल दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम उन्होंने कृषि के ऊपर जो ध्यान दिया है, जानते हैं कि कृषि क्षेत्र की हालत अच्छी नहीं थी। हम सबको एक अनुभव है कि जो आत्महत्या हो रही थी कृषि क्षेत्र में वो बहुत दर्दनाक थी, और इन्होंने जो एमएसपी को बढ़ाया है 1.5 गुना, और जो फसल एमएसपी के अधीन नहीं थे उन फसल को भी एमएसपी के अधीन लाया गया है। इसके अतिरिक्त जो इन्होंने कोल्ड स्टोरेज, इंटीग्रेटेड फूड चेन, फूड प्रोसेसिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, इन सबों के ऊपर जो उन्होंने बल दिया है, एक केवल ब्लू रेवोल्यूशन ही नहीं, एक ग्रीन और ब्लू रेवोल्यूशन की कॉम्बिनेशन जो उन्होंने की है, इससे मेरे जानते जो आय है किसानों की उसमें एक बहुत बड़ी प्रगति होगी। आपने कहा प्रगति होगी किसानों की आय में, लेकिन किसानों का एक बड़ा वर्ग है। दूसरा जो विशेष उन्होंने जी आप कहिए, आप खत्म कर लीजिए पहले। दूसरी बात है कि जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बल दिया है वो आवश्यक है विभिन्न दृष्टिकोण से। तीसरा जो इन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया है, वो प्रथम बार स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया गया है, और एक विश्व का ये सबसे बड़ा स्वास्थ्य का इंश्योरेंस का योजना होगी, जिसमें कि लगभग हिंदुस्तान के आधी पॉपुलेशन इस स्वास्थ्य इंश्योरेंस में उनकी कवरेज होगी। चौथा जो उन्होंने बल दिया है वो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दिया है, जिसमें कि शिक्षा में केवल एक्सेस नहीं, शिक्षा में स्किलिंग और आउटकम और टीचर ट्रेनिंग के ऊपर उसमें उन्होंने बल दिया है। और अंतिम जो हमारे लास्ट एफआरबीएम रिपोर्ट से जुटा हुआ है फिस्कल डेफिसिट का मामला, इन्होंने ये कोशिश की है कि यद्यपि फिस्कल डेफिसिट का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है इस साल, और अगले साल भी जो अपने लिए इन्होंने लक्ष्य रखा है वो नहीं है जो जिसका वादा इन्होंने पिछले साल किया था, मगर उससे थोड़ा ही भिन्न है। और जो कारण उन्होंने दिए हैं मैं जानते उस कारण में बल है। तो इन 5 मुख्य कारणों के कारण मैं ऐसा सोचता हूं कि 8% की जीडीपी ग्रोथ की जो उन्होंने लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त करने में यह बजट एक काफी बल देगा, और मेरे जानते उस लक्ष्य की पूर्ति सिद्ध हो सकेगी। आपने कहा कि 8% का लक्ष्य, लेकिन जब तक किसान नहीं होंगे जो इंद्र देवता पे मोटे तौर पर भारत में निर्भर है, इरिगेशन पे भी काफी बल दिया गया है पिछले 4 साल में, मैं इस बात को एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन सवाल यह है कि किसानों के मन में अभी भी संशय है। उनको ये लगता है कि एमएसपी का 1.5 गुना इंप्लीमेंट कैसे होगा। तो जो अंतर है घोषणा और जो अंतर है इंप्लीमेंटेशन, उसके बीच का फासला कैसे पूरा हो पाएगा सर? दीपक जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है कि जो एमएसपी का लक्ष्य है उसकी पूर्ति कैसे होगी, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि पिछले वर्षों में जो इन्होंने लक्ष्य था एमएसपी का, किसानों को वो प्राप्त नहीं हुआ। सरकार इससे परिचित है, और प्रथम बार उसकी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म और स्टेट्स के साथ परामर्श करने के बाद यह उत्तरदायित्व अब नीति आयोग का होगा
कि विभिन्न किसानों को विभिन्न फसलों के लिए एक स्पेशल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की घोषणा की गई है कि जो एमएसपी है वो किसानों को प्राप्त हो सके। तो ये पहली बार सरकार ने ये स्वीकार किया है कि एमएसपी की घोषणा पर्याप्त नहीं है, एमएसपी प्राप्त हो जाए, इसके लिए कुछ और कदम उठाने होंगे और इस कदम का भी उल्लेख इस बजट में किया गया है। अगला मुख्य बिंदु सर, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का है। बच्चा स्कूल तो जा रहा है, लेकिन स्कूल की एजुकेशन की हालत बड़ी खराब है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत घूमते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो दूसरा आदमी 5,000 रुपए में रखा गया है और वो टीचर की हाजिरी लगा के आता है, टीचर अपने कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है। तो इस गुणवत्ता को सुधारने के लिए जो जरूरी कदम है वो कैसे उठाए जाएंगे, इसके असर की बात है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक जी कि जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से इस बजट में एक ठोस कदम लिया गया है। यह तो सभी परिचित हैं कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट थी उसमें बल था केवल लोगों के एक्सेस के ऊपर, उसमें गुणवत्ता के ऊपर बल नहीं था। उसका मुख्य कारण यह है कि जो शिक्षक हैं वो शिक्षा देने की क्षमता उनमें नहीं है। जो शिक्षक हैं उनको कैसे ट्रेन किया जाए, तो ये प्रथम ऐसा बजट है जिसने एक निश्चित कदम उठाया हुआ है कि बीएड की जो ट्रेनिंग के लिए टीचर ट्रेनिंग और ट्रेनिंग द टीचर्स हु आर ऑलरेडी देयर, इसके ऊपर पहली बार यह कदम उठाया गया है। उसके अतिरिक्त जो अभी हम लोग विभाजन करते हैं शिक्षा की, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, ये जो विभाजन है, ये विभाजन एक तरह से आप देखिए आर्टिफिशियल है। इंटीग्रेटेड होलिस्टिक व्यू ऑन एजुकेशन, इसका इस बजट में उल्लेख किया गया है दैट वी नीड टू कंसिडर प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन एज ए होल, होलिस्टिक एजुकेशन, जिसके लिए टीचर ट्रेनिंग ही एक मुख्य मापदंड है। तो टीचर ट्रेनिंग के ऊपर जो इस बजट का बल है, जो इस बजट का व्यय उन्होंने कहा है कि करेंगे, वो मेरे जानते एक बहुत सकारात्मक कदम है। एक आखिरी सवाल सर, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। सरकार पर सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं रोजगार को लेकर। सरकार ने कहा 2 करोड़ नौकरियां जनरेट करेंगे, अब सरकार कह रही है नहीं 70 लाख करेंगे। तो ये जो डिफरेंस है, और स्किल इंडिया की इतनी बड़ी बात हुई, लेकिन स्किल इंडिया पटरी पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको, रोजगार के इस डिफिशियंसी को कैसे कम किया जाए, कम होगा इस बजट से? देखिए, मैं केवल मेरे 2 मंतव्य हैं इस रोजगार के मामले पे। एक तो जो बहुत सही लगता है कि ग्रोथ के बिना रोजगार उत्पन्न नहीं हो सकता है, लेकिन क्या ग्रोथ ही पर्याप्त है रोजगार देने के लिए? नहीं। नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। लेकिन ग्रोथ के बिना रोजगार का सृजन नहीं हो सकता है। तो 8% का जो लक्ष्य उन्होंने माना है और जो एक आ गई थी गिरावट ग्रोथ रेट में, उस गिरावट को फिर से कैसे 8% पे ले जाया जाए, इससे रोजगार के ऊपर एक असर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मैंने कहा कि केवल ग्रोथ ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन जो हमारी स्किलिंग प्रोग्राम है उसके साथ आवश्यक है कि जब तक सर्टिफिकेशन और अप्रेंटिसशिप नहीं जोड़ा जाए तब तक रोजगार प्राप्त करने में हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा अप्रेंटिसशिप और सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम जिसका उल्लेख इस बजट में किया गया है, मेरे जानते उससे रोजगार के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो उसकी फॉर्मलाइजेशन भी एक काफी उसमें प्रगति हो रही है, तो आप देखेंगे कि नए रोजगार भी उत्पन्न होंगे। स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप, फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी और हायर ग्रोथ रेट, इन 4 चीजों के कारण मेरे जानते आगे आने वाले वर्षों में रोजगार के ऊपर इसका बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा। ठीक है सर, आप हमसे जुड़ रहे हैं, आपने इतनी बात की, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, आपने बताया कि फिजिकल डेफिसिट का मैनेजमेंट कैसे होगा, आपने शिक्षा पे बात की, स्वास्थ्य पे बात की, रोजगार पे बात की, बजट को ओवरऑल इंटरप्रेट किया कि 8% की ग्रोथ रेट कैसे आएगी। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और अब सीधे चलते हैं रोहित के पास। रोहित, आगे की खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। रोहित। शुक्रिया दीपक जी। अभी दीपक जी एनके सिंह का इंटरव्यू कर रहे थे, जो कि वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वो बता रहे थे किस तरीके से जो बजट है उसको पूरी इंटरप्रिटेशन की जा रही थी। अब